Assalamu alaikum. So today we are going to discuss chapter number 9 of Lippincott, which is tricarboxylic acid cycle and pyruvate dehydrogenase complex. ये चैप्टर का नेम है, इसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस और जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर 7 और 8 को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर जाकर देखिएगा. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर बताया गया है इंपॉर्टेंस क्या है टीसीए साइकिल की. ठीक है. तो वो जो हमने शॉर्टलिस्ट करके लिखी हुई है, फाइनल कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो क्रेब्स साइकिल है, इट इज़ अ कॉमन पाथवे जिसमें जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या कार्ब्स हैं, सब डिग्रेड होकर एसिटाइल कोई में कन्वर्ट जब होते हैं तो वो एंटर हो सकते हैं क्रेब्स साइकिल में फॉर प्रोविजन ऑफ एटीपी. सेकंड जो इसका सिग्निफिकेंस है, दैट इज इट इज़ अ सोर्स ऑफ एटीपी, यानी हमारे लिए जो एटीपी का ओनली सोर्स है वो क्रेब्स साइकिल है. ठीक है. वन ऑफ द सोर्स, सॉरी. इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी हासिल कर सकते हैं. ठीक है. वन ऑफ द सोर्स ऑफ एटीपी इस क्रेब्स साइकिल और ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है. एनाप्लोरोटिक रिएक्शंस यानी जो क्रेब्स साइकिल के रिएक्शंस हैं वो एनाप्लोरोटिक रिएक्शंस हैं. इसका मतलब ये है कि जो क्रेब्स साइकिल के रिएक्शंस के दौरान इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो इंटरमीडिएट्स हमारे पास डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस की सिंथेसिस में भी यूज़ होते हैं. ठीक है. लाइक इधर एग्जांपल भी दी हुई है फॉर हीम, फॉर यूरिया साइकिल एंड फॉर ग्लूकोनियोजेसिस एज वेल. तो ये हमारे पास हो गया एनाप्लोरोटिक रिएक्शंस. देन वी हैव साइक्लिक रिएक्शंस ऑफ क्रेब्स साइकिल्स. ठीक है. क्रेब्स साइकिल का जो पहला फर्स्ट मोस्ट रिएक्शन है ना, उसके अंदर इफ़ यू कैन सी हेयर, तो ये हमारे पास पहला रिएक्शन है जिसमें ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट होता है सिट्रेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एसिटाइल कोई मॉलिक्यूल. तो हमारा सबसे पहला मकसद है इस एसिटाइल कोई मॉलिक्यूल को हासिल करना. ठीक है. तो ये एसिटाइल कोई जो कि ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास बना था पायरुवेट, हम उस पायरुवेट को इस एसिटाइल कोई में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम विच इज़ नोन एज पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इसको यूज़ करेंगे और अब हम इसको पढ़ेंगे कि इस एंजाइम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने इसके कैटालिटिक सब यूनिट्स हैं और क्या क्या ये करता है. ठीक है. तो पहला रिएक्शन क्या है, हमने एसिटाइल कोई को पायरुवेट में कन्वर्ट करना है वाया दिस पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है. और इन्होंने ये कहा है कि चूंकि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उनसे 2 एसिटाइल कोई मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एट अ सिंगल आफ्टर एंटरिंग द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो हमारे पास जो है वो 2 एसिटाइल कोई मॉलिक्यूल 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होते हैं. ठीक है. उसके बाद है सबसे पहले एसिटाइल कोई प्रोडक्शन. एसिटाइल कोई कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये हमारे पास ये जो एंजाइम है दैट इज़ अ पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. वो 3 पार्ट्स क्या हैं, इसके 3 सब यूनिट्स हैं. इफ यू कैन से E1, E2 एंड E3. जो E1 है उसको हम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज कहते हैं. ठीक है. और उसको जो कोएंजाइम चाहिए होता है दैट इज़ थायमीन, सॉरी TTP इसको हम कहते हैं. ठीक है. इट्स TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट. ठीक है. इट्स नॉट ETP. उसके बाद है E2 का नाम है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, और इसके लिए हमें जो कोएंजाइम चाहिए होता है दैट इज लाइपोइक एसिड प्लस कोएंजाइम A. देन वी हैव E3 डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज. इसके लिए हमें एफएडी और NAD चाहिए होते हैं. अभी हम पढ़ेंगे कि ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो करते क्या हैं. ठीक है. तो अब अगर हम रिएक्शन की तरफ आएँ, तो रिएक्शन हमारे पास लिखा हुआ है इधर. ठीक है. मैं आपको उसकी पूरी डायग्राम दिखाती हूँ. अब इन स्टेप्स में क्या हो रहा है, वो जो E1, E2 और E3 हमने पढ़े हैं वो तीनों क्या कर रहे हैं. फर्स्ट मोस्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो पायरुवेट बना है हमारे पास, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है. इसी वजह से ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और जो मॉलिक्यूल बचता है उसको ये अपने TPP पर अटैच कर देता है. जो इसके पास थायमीन पायरोफॉस्फेट था उसके साथ इसने उस रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को अटैच कर दिया. सो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज. अब जो इसका डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, अब इसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज. तो ये क्या करता है, इस एसिटाइल ग्रुप को TPP से ट्रांसफर कर देता है अपने जो इसके पास ये थायोल ग्रुप, लाइपोइक एसिड हमने पढ़ा था इसके पास लाइपोइक एसिड होता है, तो लाइपोइक एसिड में ये इसके पास थायोल ग्रुप होता है, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होता है. तो ये अपने इस एसिटाइल को इस पर ट्रांसफर कर देता है. जब ये इस पर ट्रांसफर होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर. अब ये रिड्यूस्ड हो गया है क्योंकि इस S के साथ यहाँ पर H लग गया है. ठीक है. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज. और इसी रिएक्शन में कोई भी यूज़ होता है, क्योंकि E2 में हमने कहा था लिपोइक एसिड होता है और कोई होता है. इसी स्टेप में यही एंजाइम कोई को इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करवा के इसे कन्वर्ट कर देता है इस जो हमारे पास मॉलिक्यूल बचा हुआ था एसिटाइल ग्रुप का उसके ऊपर. ठीक है. क्योंकि जब हमने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला तो जो ये मॉलिक्यूल बना दिस इज एसिटाइल ग्रुप, तो ये एसिटाइल ग्रुप के साथ कोई अटैच करवा देता है. ठीक है. और जो लाइपोइक एसिड का जो मॉलिक्यूल था वो हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म में बच जाता है. इसको दोबारा से यूज़ करने के लिए हमें इसको दोबारा इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है. तो जब ये अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये रिएक्शन कैटलाइज करवाता है हमारे पास डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजनेज. ये इसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और उस हाइड्रोजन को दे देता है FAD को FADH2 बनाने में. ठीक है. और जब वो FADH2 बन जाता है तो हमारे पास ये अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब ये दोबारा से यूज़ किया जा सकता है.
ठीक है। और हमारे पास ये जो एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल है ये सेकंड स्टेप में ही निकल जाता है, ये जो हमें डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल था ये E2 के लेवल पर ही हमें मिल जाता है। E3 मॉलिक्यूल जस्ट क्या करता है, E2 को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और मोर ओवर यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये जो FADH2 है इसको वापस FAD में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड गिविंग इट टू द NAD मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इट इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो है ये रिएक्शन हो रहे हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। Pyruvate is decarboxylated to form a hydroxyethyl derivative bound to the reactive carbon of thiamine pyrophosphate, the coenzyme of pyruvate dehydrogenase. I hope it makes sense now. नंबर 2 स्टेप है द हाइड्रोक्सी इथाइल इंटरमीडिएट। अब इसको हम हाइड्रोक्सी इथाइल इंटरमीडिएट कह रहे हैं। ठीक है, ये जो क्योंकि इसके ऊपर अभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, अभी इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसी वजह से हम इसको हाइड्रोक्सी इथाइल इंटरमीडिएट कहते हैं। यहाँ पर इसका वो वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज ऑक्सीडाइज बाय ट्रांसफर ऑफ डाइसल्फाइड फॉर्म ऑफ लाइपोइक एसिड कोवलेंटली बाउंड टू डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, यानी अब इसका ट्रांसफर हो गया है और मजीद बात कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है इनटू द लिपोइक एसिड वाले जो डाइसल्फाइड फॉर्म है उसकी, और ये रिएक्शन E2 ने कैटालाइज किया है। थर्ड स्टेप पर क्या हो रहा है कि जो एसिटाइल ग्रुप है बाउंड एज अ थायोएस्टर टू द साइड ऑफ द चेन ऑफ लाइपोइक एसिड, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कोए मॉलिक्यूल को और अब वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में। ठीक है, then we have the sulfhydryl form of lipoic acid is oxidized by FAD dependent dihydrolipoyl dehydrogenase, ये वाला। ठीक है, ये इसको वापस से कन्वर्ट कर देता है इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म में और हमारे पास इसमें एक FADH2 बन जाता है। ठीक है, FADH2 को E3 रीऑक्सीडाइज कर देता है FAD में बाय dihydrolipoyl dehydrogenase एज NAD इज रिड्यूस, और इस स्टेप में एक NAD मॉलिक्यूल को हम रिड्यूस करके NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस होल पैराग्राफ। अब ये आपको कोएंजाइम्स भी बता दिए। ये एक लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी हो अगर थायमीन की या नियासिन की तो क्या होता है कि सीरियस नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स फॉर दिस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये नहीं होंगे तो PDHC वर्क नहीं करेगा, वो वर्क नहीं करेगा तो एसिटाइल कोई नहीं बनेगा, एसिटाइल कोई नहीं बनेगा तो क्रेब्स साइकिल अंडरगो नहीं होगा। मैंने आपको बताया था क्रेब्स साइकिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ATP इन द ब्रेन, तो ब्रेन यूज़ नहीं करेगा ATP और ब्रेन जो है वो सफ़र करेगा और इसके नतीजे में एक सिंड्रोम होता है वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। ये एनसेफलोपैथी साइकोसिस सिंड्रोम है थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से, और इट इज़ एसोसिएटेड विद अल्कोहल अब्यूज़, यानी अल्कोहल अब्यूज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर बस ये बताया हुआ है कि ये रिएक्शन होने से पहले कि जो ये रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ा है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। पायरुवेट हमारे पास साइटोसोल में बना था, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया अ पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और उसको जो है वो इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करके मैट्रिक्स में ले आते हैं और फिर उसको जो है वो हम उसके साथ जो है वो ये PDHC एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोई में। अब हम पढ़ते हैं आगे वाले स्टेप्स, बहुत ईजी हैं। फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट भी है, इसकी रेगुलेशन भी हम पढ़ते हैं और ये जो है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबा भी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या है, रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन इसकी कैसे हुई है, अगर हम इसकी रेगुलेशन देखें। ठीक है, सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है ना, ये हमारे पास एक्टिवेट होता है, जो इसकी रेगुलेशन है वो इसके E1 वाले पार्ट की होती है। ठीक है, बिकॉज वो फर्स्ट है और वहीं से रिएक्शन इसका स्टार्ट होता है। तो उसको जो रेगुलेट कर रहे होते हैं बेसिकली देयर आर टू मेन एंजाइम्स। PDH काइनेज होता है जो कि इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है और इनएक्टिव कर देता है। ये हमारे पास इनएक्टिव होता है फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में और एक्टिव होता है डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में। इसी तरह एक एंजाइम होता है PDH फॉस्फेटेज जो कि इसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करके इसको एक्टिवेट कर देता है। अब इसके इन दोनों रेगुलेटरी एंजाइम्स को कौन कौन से एक्टिवेटर्स एक्टिव कर रहे होते हैं, तो साइक्लिक AMP, ATP, NADH, एसिटाइल कोई, दीज आर ऑल हाई एनर्जी सिग्नल्स। तो हाई एनर्जी सिग्नल्स में वी नीड द क्रेब्स साइकिल टू बी स्टॉप्ड, सो दैट्स वाई हम काइनेज को एक्टिवेट करते हैं, वो उसको फॉस्फोराइलेट करता है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है और क्रेब्स साइकिल भी स्टॉप हो जाती है। और इसको इनहिबिट करने वाले हैं पायरुवेट, कैल्शियम, यानी पायरुवेट सबस्ट्रेट है ना, तो सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होता है एंजाइम उतना ज़्यादा एक्टिव होता है, और कैल्शियम है और डाइक्लोरोएसिटेट है। ठीक है, उसके बाद है फॉस्फेटेज को कैल्शियम, मैग्नीशियम और इंसुलिन एक्टिवेट करते हैं बिकॉज दे आर लो एनर्जी सिग्नल्स। ठीक है, और ये हमारे पास जो हैं वो बिकॉज जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स आते हैं, इंसुलिन आता है बिकॉज इट कम्स इन द फीडिंग स्टेट, तो वी नीड द ग्लूकोज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ATP, तो उस टाइम हम इसको डीफॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद इस एंजाइम के अपने भी कुछ एक्टिवेटर और इनहिबिटर जैसे फॉस्फेटेज है वो इसको एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद PDH काइनेज है, NADH है, एसिटाइल कोए है और इंक्रीज कंसनट्रेशन
यानी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल को ए, ठीक है, वो प्रोडक्ट है ना, तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। और एनएडीएच तो एनर्जी सिग्नल है, तो वो ज़्यादा होगा तो भी एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, एज दीज आर द इनहिबिटर्स। ठीक है, सो दैट्स हाउ द रेगुलेशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस। अब अगर हम रेगुलेशन का ये वाला फ्लो चार्ट देखें, ये वाला डायग्राम देखें, तो ये पीडीएच काइनेज है, ये पीडीएच फॉस्फेटेज है, और ये बीच में हमारे पास हमारा एंजाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास ये पीडीएच-सी है हमारा एंजाइम, ये पीडीएच काइनेज इसको जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और पीडीएच फॉस्फेटेज इसको इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। मोर ओवर पीडीएच काइनेज इज बीइंग अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ पायरुवेट, एटीपी, एसिटाइल कोएन एंड एनएडीएच। ठीक है, और जो पीडीएच काइनेज है वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से लेता है, एटीपी से लेता है, उसको एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद जो है moreover this enzyme is directly been affected by the concentration of NADH, acetyl CoA, and इस रिएक्शन में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और एनर्जी NADH की कंसंट्रेशन से ये एंजाइम अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट है, एससीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद है पीडीएच-सी डेफिशिएंसी, कि अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए कंजेनिटली तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर इसको खराबी हो जाए कोई भी हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो कंजेनिटली, तो क्रेब्स साइकिल कैरी आउट नहीं होगा, एक तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, मोर ओवर जो पायरुवेट एकमुलेट होगा वो लैक्टिक एसिड पाथवे में शंट हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और लैक्टिक एसिडोसिस होगा जिसकी वजह से ब्लड की पीएच कम हो जाएगी, और उसकी वजह से भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारे इनिशिएट हो सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स आर वेरिएबल, डिजनरेशन है, न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन, मसल स्पैस्टिसिटी एंड द न्यूनेटल ऑनसेट फॉर्म, अर्ली डेथ हो जाती है। ठीक है, और मोस्टली एंजाइम डेफिशिएंसीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होती हैं, तो ये भी एक्स लिंक्ड है। ठीक है, और द डेफिशिएंसी इज क्लासिफाइड एज एक्स, अच्छा ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती है। ठीक है, मोस्ट आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव बट दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑल्दो देयर इज नो प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर पीडीएच-सी डेफिशिएंसी, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कार्ब एंड सप्लीमेंटेशन विद थायमीन में रिड्यूस सिम्टम्स इन सेलेक्टेड पेशेंट्स। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद ली सिंड्रोम है, ली सिंड्रोम को हम सब एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एनसेफेलोमाइलोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, और प्रॉब्लम कैसे आ रही है कि जो जीन हमारे पास पीडीएच-सी को इनकोड करती है उसमें म्यूटेशन हो गई है, ईटीसी के प्रोटीन्स को कोड करती है उनमें म्यूटेशन हो जाए, या एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है जो एंड पे एटीपी जनरेट करता है उसकी सिंथेसिस में प्रॉब्लम हो जाए, तो एनर्जी ऑब्वियसली नहीं बनेगी एटीपी की फॉर्म में और एटीपी डिप्लीशन हो जाएगी। इस कंडीशन को हम ली सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, एंड इसमें हमारे पास वही सिम्टम्स होते हैं, न्यूरो डिजनरेटिव होते हैं और मसल को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको एनसेफेलोमाइलोपैथी कहते हैं। ठीक है, और दिस इज नोन एज ली सिंड्रोम, इसमें भी लैक्टिक एसिडोसिस होता है। देन वी हैव आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग हमने ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ी थी। यहाँ पर क्या होता है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करती है, जो भी एंजाइम्स लाइपोइक एसिड को एज अ कोएंजाइम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर आर्सेनिक जो है वो एज अ पॉइजन एक्ट करता है और आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है। उसका मैकेनिज्म ये होता है कि आर्सेनिक की जो ट्राइवेलेंट फॉर्म होती है वो क्या करती है, जो लाइपोइक एसिड का थायो एसएच ग्रुप होता है ना, थायोल ग्रुप, उसके साथ आकर कॉम्प्लेक्स बना लेती है एंड फॉर्म्स अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। दैट्स वाई जो आपका थायोल ग्रुप है वो अनअवेलेबल हो जाएगा। अभी हमने पीडीएच वाला रिएक्शन पढ़ा था, तो वी नीड दैट थायोल ग्रुप फॉर ट्रांसफर ऑफ थायोएस्टर ग्रुप जो हमने बनाया था बाय रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए ज़रूरी होता है। तो जब ये अवेलेबल नहीं होगा तो वो रिएक्शन कैटालाइज नहीं हो सकता, एसिटाइल कोई नहीं बनेगा, आपके पास आगे क्रेब्स साइकिल के फर्दर रिएक्शंस कैरी आउट नहीं होंगे, जिसकी वजह से एनर्जी डेफिशिएंसी होगी और वही न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसीज प्रोड्यूस होंगी जो ऊपर वाले हमने केसेस में पढ़ी हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट आर्सेनिक पॉइजनिंग। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल का, दैट इज सिट्रेट सिंथेसिस। ठीक है, इसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, थ्योरी में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा एक एडिशनल बात नोट में लिखी हुई है कि ये फैटी एसिड सिंथेसिस में भी यूज़ होता है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जब आप आगे फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ेंगे वो क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाएगा, अभी आपसे कार्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो जो एसिटाइल कोई बन गया उसके साथ ऑक्सैलोएसिटेट कंबाइन होगा एंड दे विल बोथ फॉर्म सिट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, और इस रिएक्शन में कोई मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। ठीक है, दिस इज सिट्रेट सिंथेज दैट कैटलाइजेस दिस रिएक्शन। ठीक है, और अगर इस सिट्रेट सिंथेज की रेगुलेशन की बात करें तो जो इसका सबस्ट्रेट है एसिटाइल कोए वो इसके लिए पॉजिटिव एक्टिवेटर है, उसके अलावा ऑक्सैलोएसिटेट की कंसंट्रेशन वो भी इसका सबस्ट्रेट है तो वो भी पॉजिटिव एलोस्टेरिक अफेक्टर है, जबकि जो इसका प्रोडक्ट है दैट इज सिट्रेट वो इसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है यानी इनहिबिट कर देता है। दैट्स ऑल अबाउट इट्स रेगुलेशन। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है उसमें सिट्रेट अपनी आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट होता है विच इज आइसोसिट्रेट, और दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अकोनिटेज एंजाइम। ठीक है, ये अकोनिटेज एंजाइम ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो अकोनिटेज एंजाइम है ये हमारे पास इसकी एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बुक में लिखा है, एक इंपॉर्टेंट आई थिंक
एक इंपॉर्टेंट उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि एकोनिटेज जो है ये इनहिबिट हो जाता है बाय फ्लोरोएसिडेट, ठीक है। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, तभी कहा जाता है कि फ्रूट्स को अच्छी तरह वॉश करके खाया करें, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, बिकॉज उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं। अगर आप कोई पेस्टिसाइड्स खा लेंगे तो उसके अंदर होता है फ्लोरोएसिडेट। वो फ्लोरोएसिडेट क्या करता है, ऑक्सैलोएसिडेट जो हमारे सेल्स में होता है उसके साथ कंबाइन होकर फ्लोरोएसिटाइल कोए बनाता है, और वो फ्लोरोएसिटाइल कोए हमारे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम एकोनिटेज को इनहिबिट कर देता है, और फिर से एटीपी जनरेट नहीं होगी, और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसीज क्रिएट कर सकता है, और इवन पेशेंट की डेथ भी कॉज कर सकता है अगर ज़्यादा अमाउंट में खा लिया जाए तो, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टेप। इसकी रेगुलेशन नहीं है बिकॉज इट इज़ अ रिवर्सिबल स्टेप, और रिवर्सिबल स्टेप्स को हम रेगुलेट नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, एंड दिस इज कैटालाइज्ड बाय आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज ऑब्वियसली जहाँ भी होता है वहाँ पर हमें हाइड्रोजन रिमूव करना होता है, वो हाइड्रोजन हम NAD या FAD में से किसी को दे देते हैं। यहाँ पर हम NAD को दे रहे हैं, और यहाँ पर क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट NADH प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जी इसी रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल रहा है। ऊपर हमारे पास जो है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था आइसोसिट्रेट, और अब ये कन्वर्ट हो गया 5 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा कीटोग्लूटारेट, और यहाँ पर जो है इसको हम अल्फा कीटोग्लूटारेट कहते हैं, और अल्फा कीटोग्लूटारेट सॉरी आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम। इसके हमारे पास रेगुलेशन भी साथ ही लिखी हुई है कि दिस एंजाइम इज नेगेटिवली इनहिबिटेड बाय ATP एंड NADH विच आर हाई एनर्जी सिग्नल्स, बिकॉज हाई एनर्जी सिग्नल्स में हम चाहेंगे कि साइकिल ब्लॉक हो जाए, और पॉजिटिव फैक्टर्स इसके हैं ADP विच इज़ लो एनर्जी सिग्नल एंड कैल्शियम, ठीक है। सो ये इसकी जी हमारे पास जो है वो रेगुलेशन है। अच्छा, तो ये जो अब हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट बना है, अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं सक्सिनाइल कोए में, एंड इट इज दिस रिएक्शन इज क्लीव बाय अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये बिल्कुल पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से बहुत मिलता जुलता एंजाइम है, और इसको भी वही कोएंजाइम्स चाहिए, TPP, लाइपोइक एसिड, NAD, FAD और कोएंजाइम A, ठीक है। और इसकी बस ये खास बात ये है PTHC से जो कि डिफरेंट है, वो ये है कि इसको जो है फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो इसको अफेक्ट नहीं करती कोवलेंट रेगुलेशन, ठीक है। और मोर ओवर यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने इससे ऊपर वाला पढ़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेट लिमिटिंग स्टेप्स है। उसके बाद अगर हम इसकी रेगुलेशन की बात करें तो इसकी रेगुलेशन हमारे पास कैसे हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस रेगुलेशन इज सिमिलर टू द PDHC। उसके अलावा इसमें हमारे पास कैल्शियम से इसकी एक्टिवेशन होती है बिल्कुल ऊपर वाले एंजाइम की तरह, और इसकी प्रोडक्ट जो सक्सिनाइल कोए है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो इसको इनहिबिट कर देता है, और सबस्ट्रेट जो है वो इसको एक्टिवेट कर देता है, सबस्ट्रेट की हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को क्लीव करके हम सक्सीनेट बनाते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं कि वो सक्सीनेट कैसे बनता है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हुआ। इस रिएक्शन में भी एक NADH प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये भी डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कोएंजाइम A ऐड हुआ है, NADH सक्सिनाइल कोए इसको इनहिबिट करते हैं, और कैल्शियम इसको एक्टिवेट करता है, बिकॉज दीज आर हाई एनर्जी सिग्नल्स, और प्रोडक्ट इनहिबिशन जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अभी जो सक्सिनाइल A कोए प्रोड्यूस हुआ, ये सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट थायोकाइनेज की हेल्प से सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सक्सिनेट कोए जो जब सक्सिनेट बना है इस रिएक्शन में हमारे पास इस कन्वर्जन में हमारे पास GTP जनरेट होता है, GTP कन्वर्ट होता है GTP में, और साथ में कोई मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। ये GTP जो है ये ADP को ATP में कन्वर्ट करता है, और हमारे पास एक ATP जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का है जो क्रेब्स साइकिल में बनता है वो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। अभी जो सक्सीनेट बना है, चूंकि ये दोनों रिवर्सिबल स्टेप्स हैं इसलिए इनकी रेगुलेशन नहीं है। सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये भी डीहाइड्रोजिनेज है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगी और FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। यहाँ पर फर्स्ट FAD बना है क्रेब्स साइकिल का, ठीक है, एक ही FAD बनता है, और जो हमारे पास NADH दूसरा यहाँ पर बना है अल्फा कीटोग्लूटारेट वाले स्टेप पर, ठीक है। उसके बाद जो ये फ्यूमरेट बना है, अब ये फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम एंड वाटर की एडिशन से कन्वर्ट हो जाता है L मैलेट के अंदर, ठीक है। और ये मैलेट हमारे पास देन इट विल बी कन्वर्टेड टू ऑक्सैलोएसिटेट विच इज द प्रिकर्सर ऑफ आवर साइकिल, और वो इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर मैलेट डीहाइड्रोजिनेज की हेल्प से। और इस रिएक्शन में एक हमारे पास यहाँ पर भी डीहाइड्रोजिनेज है, हाइड्रोजन रिमूव होता है और NAD को दे दिया जाता है, और NADH प्रोड्यूस होता है, दैट इज द थर्ड एंड फाइनल मोस्ट NADH प्रोड्यूस्ड इन द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये है भी रिवर्सिबल है, दैट्स वाई इसकी भी रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास सारे स्टेप्स थे क्रेब्स साइकिल के, यही सारा इस थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। जो एडिशनल बातें फैटी एसिड और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है वो आप स्किप कर दें, सिर्फ इस चैप्टर वाली चीज़ें पढ़ें, वो हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है सारा कुछ, एनर्जी प्रोडक्शन के किस स्टेप में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। वो हम यहाँ पर इस डायग्राम से इस फ्लो चार्ट से देखते हैं कि 3 NADH प्रोड्यूस हुए हैं, एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ है और एक GTP प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अभी जो 3 NADH हैं जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो एक NADH से 3 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, तो 3 NADH से 9 ATPs प्रोड्यूस होंगे। FADH2 एक प्रोड्यूस हुआ है और एक FADH2 से
1 एटीपी प्रोड्यूस होता है तो वो एफएडी में कन्वर्ट होकर हमें 2 एटीपी दे देगा। और जीटीपी से हमें 1 एटीपी मिलता है, तो 1 एटीपी वो हो गया। कुल मिलाकर हमारे पास 12 एटीपी पर एसिटाइल कोए के ऑक्सीडेशन से 12 एटीपी मिलते हैं। तो हमारे पास चूँकि 2 एसिटाइल कोए एंटर हुए थे, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हमारे पास रिएक्शन से, मेटाबॉलिज्म से 24 एटीपीज मिलते हैं अप टू क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी यील्ड ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया हुआ है किस किस रिएक्शन में NADH प्रोड्यूस हो रहा है, किस किस स्टेप में GTP FAD प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इसमें आपको हमारे पास ये जो है वो रेगुलेशन बताई हुई है किस किस स्टेप पर हो रही है और कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं। ये हम साथ साथ पढ़ चुके हैं। इफ़ यू वांट टू रिवाइज यू कैन लुक एट दिस टेबल, लुक एट दिस